हेलो स्टूडेंट्स, और आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है साइंस 10th की वीडियो सीरीज का। और आज हम आगे पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि हर मंडे को और थर्सडे को आपको वीडियो सीरीज की नेक्स्ट वीडियो मिलती रहेगी और विद इन 4 मंथ्स हम इस पूरे सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करेंगे और मोर देन 3, ठीक है, इस लेसन के बाद 3 to 4 लेक्चर्स, मैक्सिमम 3 to 4 लेक्चर्स ही हम हर लेक्चर को देंगे, इससे ज्यादा लेक्चर्स हम नहीं देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम स्टडी करनी है। प्लस में एक बात और ध्यान रखनी है कि मोर देन 1 लेक्चर्स भी आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, एक चैप्टर हम केमिस्ट्री का करेंगे, एक चैप्टर हम फिजिक्स का करेंगे, एक चैप्टर हम बायो का करेंगे, सो दैट कि आपके तीनों सब्जेक्ट एक साथ चलते रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने पीछे जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन है उसको केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं, क्यों हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम उसे कैसे बैलेंस करते हैं, ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए थे। अब हमें आज आगे क्या करना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमें यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन एक टाइप की तो होती नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है दैट इज, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर इसे हिंदी में हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि इट इज अ रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 reactants combine together to give a single product। अगर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और आपको सिंगल ही प्रोडक्ट मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इजी, अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब एक ही मिलेगा आपको प्रोडक्ट में, तो उसे हम क्या बोल देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अगर इसे हम लिखे तो मैं इसे जनरलाइज करके लिख रहा हूं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस जेड डैश। आप सपोज यहाँ पर जेड मैंने लिख दिया है। अब कोई भी आप मान लो, कितने भी एलिमेंट आप मिक्स कर दो, कितने भी रिएक्टेंट आप मिक्स कर दो और आपको सपोज यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट मिलता है, एक ही उत्पाद मिलता है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज संयोजन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल है इजी, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल गिव यू अमोनिया। बैलेंसिंग कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, 2 से ज्यादा 2 रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और आपको एक ही प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है, सोचो, इसमें जुड़ रहे हैं तो नेक्स्ट वाले में क्या होंगे, टूटेंगे। अपोजिट जो मतलब हो, इसका बिल्कुल अपोजिट, जहां जुड़ना है उसका उल्टा टूट जाएगा। यानी सेकंड जो रिएक्शन है वो होती है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। बहुत इजी टॉपिक्स है ये, क्योंकि जो इसमें मेन है, जो जनरली पेपर में पूछा जाता है वो बैलेंसिंग के बारे में ही पूछा जाता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन बहुत इजी कंसेप्ट है, आपको जस्ट इसे समझना है। सिर्फ मैं इजी लैंग्वेज में आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में वियोजन अभिक्रिया। आप साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते रहना, मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो डिक्टेशन के थ्रू आप इसे लिखते रहना। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसका अपोजिट, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट will give you 2 or more than 2 products after the reaction। यानी कि रिएक्शन करने के बाद आपका एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट दे दे, 2 or more than 2 प्रोडक्ट्स दे दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ये कैसे हो सकती है, ये अगर आपके पास A था, A से आपको मिल गया B प्लस C प्लस जेड डैश, एक रिएक्टेंट
और 2 या 2 से ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, 2 तो कम से कम मिलेंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इजी है। हिंदी में कि एक अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इजी है। इसका एक एग्जांपल है, H2O को हम हीट करें, सपोज H2 रिएक्शन, H2 अलग, O2 अलग, 2H2 2H2, ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। यहाँ पर एक रिएक्टेंट था, मोर देन आपको 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये आपका डिकम्पोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया हो गई। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है, थर्ड जो रिएक्शन होती है वो होती है लिखे अगर हम इसे, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर हिंदी में हम इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, हम 9th में हमने कंसेप्ट पढ़ा, डिस्प्लेस होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो इसमें क्या होता है कि अगर 2 रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं और दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक का एटम या मॉलिक्यूल, किसी एक के साथ जुड़ा हुआ कोई भी एटम या मॉलिक्यूल दूसरे के पास चला जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर विस्थापन अभिक्रिया। कैसे होगा ये, जनरलाइज लिखूं मैं तो सपोज था AX plus B and after the reaction the product is A plus BX and you can see very easily कि A के साथ X कंबाइन था और यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह ये B के पास चला गया, तो इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल, तो इसका इजी एग्जांपल है, मैं इधर लिख रहा हूं उसका एग्जांपल। सपोज है आपका जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट और ये आपको देगा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। ये एग्जांपल है किसका, आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, विस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है, इसके बाद फोर्थ जो रिएक्शन आता है हमारे पास वो और भी इजी है, बहुत इजी, डबल डिस्प्लेसमेंट। बेटा मैं इजी बोल के आपका हौसला नहीं बढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, आपका हर चैप्टर से नंबर स्कोर करना है, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, मुझे फिजिक्स ज्यादा आती है, मुझे बायो ज्यादा अच्छी आती है, आपको सब अच्छा आएगा, जस्ट फॉलो अस। ठीक है, जो मैंने कहा वो करो, आप सिर्फ सिंपली जितना आप पढ़ते हो उसके नोट्स बना लो और टाइम टू टाइम लर्न करते रहना। आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस हम कोशिश करेंगे कि कोई क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आए। ठीक है, तो वो पूरी जो सीरीज होगी उसकी जानकारी बाद में देंगे, अभी प्लानिंग है, बस एग्जीक्यूट होगा या नहीं वक्त बताएगा। तो सिर्फ अभी आपको इतना करना है कि विद इन 4 मंथ अगर आपने साइंस का सिलेबस खत्म कर दिया तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए, अदर सब्जेक्ट पे ध्यान देने के लिए। ठीक है, तो फोर्थ हमारे पास यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या लगता है वर्ड से, क्या नया होगा, डबल मतलब द्वि और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट ये रिएक्शन है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसको समझना बड़ा इजी है बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे हम कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट मैं इंग्लिश में बोल दूं, देन आफ्टर मैं हिंदी में बोल दूं, सो दैट कि सबको क्लियर है। ठीक है, आप भी कंफ्यूज ना हो, ना हिंदी वाले हो ना इंग्लिश वाले हो। ठीक है, तो जो भी ये चैनल देख रहा है प्लीज इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इनकी नीड है, जो इस साल कोविड की वजह से अफेक्ट हुए, ट्यूशंस नहीं ले पा रहे। हालांकि पहले हमारी सीरीज पेड होती थी, आज से पहले जितने भी ट्यूशंस मैंने लिए पेड लिए हैं, कोविड की वजह से हम ये सीरीज
फ्री में चला रहे हैं, ठीक है। तो बेटा उन तक जरूर पहुंचाओ जिनको इसकी नीड है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो विस्थापन हुए, डबल डिस्प्लेस हुए, कैसे हो सकता है? अभी हमने एक पढ़ा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नाम दिया, विस्थापन नाम दिया। उसमें क्या था, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और उसके मॉलिक्यूल ले लेता है। अब यहाँ क्या होगा, एक्सचेंज, ठीक है। तो द रिएक्शन in which reactant exchange their ions is called double displacement reaction। जिसमें वो अपने आयंस का सिर्फ एक्सचेंज कर देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसे समझ सकते हैं, बहुत इजी है। AX मान लो हमारा, ये जनरलाइज इक्वेशन लिखता हूं सो दैट आपको समझ में आए। उसके बाद एग्जांपल AX प्लस BY, ये हो जाएगा AY प्लस BX, एंड यू कैन इजीली एनालाइज X जो है वो चला गया B के पास एंड Y ट्रांसफर हो गया A के पास, तो डबल डिस्प्लेस हो गया, Y इसके पास हुआ एक और एक X हो गया इसके पास। तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा खत्म, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे आता है, आगे क्या पॉइंट आता है आपके लिए, कि डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन थी उसके बाद हमारे पास कुछ और ऐसी रिएक्शंस है, अलग से कंसीडरेशन नहीं करते, इन्हीं चारों में आ जाती है, बट उनको समझना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। तो दो रिएक्शन है, फर्स्ट, एक मिनट सॉरी, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, कि सपोज यहां पर था जिंक क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट, दिस विल गिव यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड, एंड यू कैन इजीली एनालाइज, क्लोरीन ट्रांसफर हो गया आपका कॉपर के पास और सल्फेट ट्रांसफर हो गया आपका जिंक के पास। तो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल है। अब जो पॉइंट्स है जो मैं बता रहा था आपको एक्स्ट्रा, तो फर्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक एंड सेकंड इज एंडोथर्मिक। ये स्पेशल रिएक्शंस है, ये उन्हीं चारों के पार्ट है, बस इसका आप समझ जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इसे कहना चाह रहे हैं। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हिंदी में हम बोल देते हैं उष्मा क्षेपी, और इसको हम बोल देते हैं उष्मा शोषी, ठीक है। तो उष्मा क्षेपी रिएक्शन, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन के बाद हीट निकलती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बहुत इजी कंसेप्ट है एक्सोथर्मिक का। गैस को बर्न करते हो, किसी भी चीज को बर्न करते हो तो होता क्या है कि वो जो क्वांटिटी है जिसको भी आप बर्न कर रहे हो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और वहां से क्या निकलती है, हीट निकलती है। एलपीजी का एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, गैस होती है आपके घर में। अब एलपीजी को अगर हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो वहां पर एलपीजी जो गैस है वो किसके साथ रिएक्शन कर रही है, ऑक्सीजन के साथ। कोई भी चीज हमें पता है ना, किसी भी चीज को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जो ऑक्सीजन वहां पर रिक्वायर्ड है वो रिएक्शन करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बनता है और फिर उसके बाद क्या होता है, वहां से हीट निकलती है। सबसे इजी एग्जांपल कोयले का, तो कोयले को दिखाते हैं हम सी से, ठीक है। कोल को जलाने के लिए आपने रिएक्शन कराया तो O2 के साथ रिएक्शन किया, यहाँ बना CO2 प्लस में एनर्जी, यानी कि ऊर्जा बन गई, इजी, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हमें ऐसे रिएक्शन ये होते हैं जिनको करवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आफ्टर द रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कि जो उष्मा है वो निकलती है, ठीक है, रिएक्शन के दौरान या तो अभिक्रिया के दौरान निकलेगी या अभिक्रिया के बाद, ठीक है। इंग्लिश वाले ध्यान से सुने, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, हीट क्या होती है, निकलती है, एनर्जी निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
उष्माक्षेपी जिसमें कि ऊर्जा निकलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है जिनको करवाने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका एग्जांपल है, आप घर में खाना बनाते हैं, खाना कैसे बनता है? कैसे बनेगा खाना? सिंपली आप उसे क्या कर रहे हो? हम उसे हीट करते हैं। हीट करें यानी आप उसको रिएक्शन कराने के लिए हीट दे रहे हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ऊष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया इतना पॉइंट आपके लिए। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एग्जांपल है अमोनिया NH3 को हीट करेंगे हम। अगर हीट को दिखाते हैं डेल्टा से, ऊर्जा को दिखाते हैं डेल्टा से, तो यहाँ N2 अलग, H2 अलग 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये रिएक्शन है जिसमें हीट निकल रही है, ये रिएक्शन है जिसमें हीट आपको देनी पड़ रही है रिएक्शन कराने के लिए। बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस सबसे इजी। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में आपको हीट देनी पड़ती है। सनलाइट नहीं होगी तो कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है किसका? आपका फोटोसिंथेसिस का यानी हीट का। ठीक है, क्लियर हो गया? ये पॉइंट्स हो गए हमारे यहाँ पर खत्म। ठीक है, अब जो हीट होती है उसका एक केस और है कि अब आपके पास दो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन और होते हैं। डीकंपोजिशन होता है। डीकंपोजिशन दो टाइप से होता है। जो आपकी वियोजन अभिक्रिया होती है वो दो टाइप से होती है। एक टाइप तो क्या है आपके पास कि या तो उसे आप हीट करके अलग कर दो। डीकंपोजिशन का मतलब क्या है? अलग करना। तो जैसे मैंने अभी अमोनिया को अलग किया, या तो हीट करके अलग कर देते हैं या फिर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करके भी अलग कर देते हैं। तो डीकंपोजिशन कितने टाइप का हुआ? दो टाइप का। कौन कौन सा? एक को हम बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन में वहीं पर पढ़ाता तो फिर ये हो जाती बेटा, दिक्कत हो जाती। आप सोचते अरे इसके भी पार्ट है, इसके भी पार्ट है, तो मैंने यहाँ अलग से पढ़ाया थर्मल डीकंपोजिशन यानी कि तापीय वियोजन। ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब है कि जिसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट देने की वजह से हो जाए। डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या था कि एक रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में, और अगर ऐसा हीट देने की वजह से हो तो उसे हम क्या बोल देंगे? थर्मल डीकंपोजिशन। तो वियोजन अभिक्रिया थी, एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद देता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? तापीय वियोजन। ठीक है, तापीय वियोजन कब हो जाएगा? जब अभिकारक वियोजन क्या थी? एक अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा उत्पाद देता है। ठीक है, और अगर वो वियोजन आप टेम्परेचर देने की वजह से करवा रहे हो, ठीक है, मतलब आप उसे हीट दे रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो, तब हो रहा है, तो उसे हम बोल देते हैं तापीय वियोजन। ठीक है, इसका एग्जांपल अभी मैंने दिया था NH3, इसको हीट देते हैं हम, ऊर्जा देते हैं, N2 अलग, H2 अलग। ठीक है, ये एग्जांपल है। दूसरा होता है आपका सेकेंड टाइप होता है जो वो होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो, इसको बोल देते हैं बेटा वैद्युत वियोजन या विद्युत वियोजन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने की वजह से अगर डीकंपोजिशन हो जाए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। ये कैसे होता है? हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर पानी है, उसमें हमने सोडियम क्लोराइड डाल रखा है, आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे NaCl कन्वर्ट हो जाएगा, Na अलग और Cl अलग। ठीक है, Na+Cl- ये दोनों अलग हो जाते हैं। इस तरीके के डीकंपोजिशन को हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है वैद्युत वियोजन। ठीक है, ये पॉइंट हमारे यहाँ तक खत्म हो जाते हैं।
आपके जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे, इसमें एक छोटे और पॉइंट है, फोटोलिसिस, ठीक है, जिसे और इलेक्ट्रोलिसिस, ये भी पॉइंट बोल देते हैं। तो फोटोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। अभी ये आगे ब्रॉड में है इसलिए मैं अभी माइनर में समझा रहा हूँ। तो जिसमें रिएक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है, डिकम्पोजिशन। और फोटोलिसिस होता है जिसमें डिकम्पोजिशन हो जाए यानी लाइट की वजह से, ठीक है। तो एनर्जी आती है, अभी सनलाइट का एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको डिकम्पोजिशन के लिए कि सनलाइट आई और उसकी वजह से डिकम्पोजिशन हो जाए, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में भी होता है ऐसा यूज। तो वो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो जाए उसे हम फोटोलिसिस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहीं पर हमारे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट जो बचता है वो होता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा, हिंदी में इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी क्या देते हैं, ठीक है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। तो रेडॉक्स जो होता है इसको हिंदी में उपचयन अपचयन भी बोल देते हैं, ठीक है। मैं इसका प्योर फॉर्म में लिख देता हूँ, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, उपचयन अपचयन। तो रेडॉक्स रिएक्शन या उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होती है कि रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी कि दो न्यूट्रॉन हमारे पास आई, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, यानी कि हिंदी में इन्हें हम बोलते हैं उपचयन और इसे रिडक्शन को बोलते हैं हम अपचयन, ठीक है। इंग्लिश हिंदी वालों जिनको अगर इन फ्यूचर साइंस लेनी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स है, क्योंकि आप इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ पाओगे। तो इन फ्यूचर आपको जब ये कन्वर्ट होना होगा हिंदी टू इंग्लिश तो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, उपचयन, अपचयन। ऑक्सीडेशन कब होता है, ठीक है, अगर किसी भी एटम के साथ, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए। आपके यहाँ पर दो कंसेप्ट है मेन, आपको क्या क्या दिमाग में रखना है, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, ठीक है। अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन चला जाए तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हुआ है। और इसका उल्टा है रिडक्शन अपचयन, यानी ऑक्सीजन चला जाए और हाइड्रोजन आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन या उपचयन अगर किसी भी परमाणु या फिर आपके किसी भी अभिकारक के साथ, अभिकारक यानी कि परमाणु हो, अणु हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इंग्लिश वाले हिंदी वाले, अभी हिंदी वालों को समझा देता हूँ, परमाणु या अणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन चला जाए वहां से तो हम बोलेंगे वहां उपचयन हुआ है। या फिर ऑक्सीजन चला गया या हाइड्रोजन आ गया तो दोनों में से अगर ये कोई सा केस हुआ है तो हम कहेंगे उसका अपचयन हो गया, ठीक है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे, अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल के साथ आके ऑक्सीजन जुड़ जाए, या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन चला जाए, दोनों में से एक कुछ भी होना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन हुआ है। और अगर उल्टा हो जाए यानी ऑक्सीजन चला जाए और हाइड्रोजन आ जाए, यानी हाइड्रोजन उसके साथ बाइंड हो गया, जुड़ गया, तो हम कहेंगे उसका रिडक्शन यानी कि अपचयन हुआ है। कैसे, देखो अभी हम एग्जांपल देंगे तो बड़ा इजीली समझ में आएगा। जैसे आपके पास रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड और ये आपको रिएक्ट करके देंगे जिंक ऑक्साइड प्लस में कॉपर, ये आपके पास रिएक्शन है। तो आप देखो जिंक जो है, जिंक को यहां पर अगर हम इस पे नजर डालें, जिंक को क्या हो गया, जिंक को यहां पर ऑक्सीजन का फायदा हो गया, यानी ऑक्सीजन उसके साथ क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। और कॉपर ऑक्साइड पे अगर मैं नजर डालूं तो कॉपर ऑक्साइड को यहां पर क्या हो गया है, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, तो ऑक्सीजन का जाना रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इजी था ये कंसेप्ट, बहुत इजी कंसेप्ट है।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे नजर रखनी है सिर्फ आपको। ऑक्सीजन अगर आ गया, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन है, अब उपचयन है, और अगर ऑक्सीजन चला गया तो अपचयन है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था किसके लिए, सिंपल सा आपका एग्जांपल था ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अगर क्या हो, अगर ऑक्सीजन ना हो, हाइड्रोजन ही ना हो, दोनों में से कुछ भी ना हो, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तब हमारे पास क्या होता है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन जिसका होता है, अगर हम देखें ऑक्सीडेशन जिसका होता है, ऑक्सीजन जब आएगा किसी के साथ जुड़ेगा तो उसे इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन किसी के साथ कहीं से चला गया तो हाइड्रोजन के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो हाइड्रोजन के जाने से भी आपको क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। कैसे, देखो, अगर जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो जिंक को ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन देने ही पड़ेंगे। ठीक है, और अगर इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा था तो हाइड्रोजन को हम वैलेंसी जानते हैं, ये +1 भी बना सकता है -1, तो यानी इसके पास प्लस बनाने की कैपेसिटी है। प्लस कौन बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है पर ये तो चला गया, तो यानी ऑक्सीडेशन किसका होता है, जहां पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, और इसका उल्टा, अब भाई क्या था कि यहां पहले प्रोडक्शन में हमने बोला ऑक्सीजन चला जाए, तो भाई जिंक के साथ जुड़ा था, अभी जिंक कॉपर के साथ मान लो, कॉपर के साथ जुड़ा था, कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा थी, ऑक्सीजन चला गया, कॉपर कहना चल भाई जा मेरे 2 इलेक्ट्रॉन देके जा, पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेके मानूंगा अपने, तो जब ऑक्सीजन गया तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन उसके वापिस मिल गए, क्योंकि उसने जब ऑक्सीजन को जोड़ा होगा तो उसने पक्की बात है 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, दिए होंगे, तो कॉपर को ऑक्सीजन के जाने से फायदा हो गया 2 इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, या फिर यहाँ पर बाहर से हाइड्रोजन आ जाए तो हाइड्रोजन कहता है मामा आया बड़ी मिठाई लाया, तो हाइड्रोजन कौन है, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अभी यहाँ पर हमने पावर पढ़ी ना, हाइड्रोजन के पास है कैपेसिटी कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो हाइड्रोजन के आने से भी आपको किसका फायदा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो यानी सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन को अगर लिखे तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो ऑक्सीडेशन है, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या है, उपचयन है। लॉस यानी कि हानि, इलेक्ट्रॉन की हानि हो जाए तो आपका उपचयन है, और अगर लाभ हो जाए तो आपका अपचयन है। इजी, फिर से समझा देता हूं, देखो ऑक्सीजन जब आएगा किसी के साथ भी जुड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेगा, इलेक्ट्रॉन लेते ही दिक्कत हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लेगा तो भाई हानि होगी, और हाइड्रोजन था जो इलेक्ट्रॉन दे सकता था पर आपने उसे भी भगा दिया, तब भी इलेक्ट्रॉन का नुकसान है, दोनों ही केस में नुकसान हुआ तो लॉस हो गया। और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन था लेके बैठा था इलेक्ट्रॉन, भगा दिया आपने, तो गेन हो गया इलेक्ट्रॉन, जो उसने ले रखे थे वो उसने वापस कर दिया। ठीक है, और क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस है, प्लस हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का जिसको लाभ हो जाए, यानी कि उसको वहां पर मिल जाए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन वहां पर दे सकता है। तो दोनों ही केस क्या दिखाते हैं, गेन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ये थोड़ा हायर कंसेप्ट है, कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैंने आपको इसलिए समझाया सो दैट कि थोड़ा आप एडवांस चलो, समझ में रहे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगता है। इसको यहीं पर हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। जिंक क्लोराइड है, सपोज जिंक है प्लस कॉपर क्लोराइड है, बना जिंक क्लोराइड प्लस कॉपर। अब आपने पूछा सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है नहीं, तो आपने हमें ऑक्सीजन, हमें तो सारे कंसेप्ट में ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिला है, हमें ये कंसेप्ट कैसे यूज करना है, तो लोग सर आपको समझाएंगे कैसे करना है। अब जिंक है जी, अकेला बैठा है, ठीक है, हमारा जिंक अकेला बैठा है, किसी के साथ कोई मतलब नहीं उसे, यहाँ देखा बेचारे को क्लोरीन के साथ जोड़ दिया गया। अब जब ये क्लोरीन के साथ जुड़ा होगा बहुत दिक्कत, क्यों, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो क्लोरीन अगर जिंक के साथ जुड़ा है तो सिंपल सी बात है जिंक को क्या हुआ होगा, लॉस। ध्यान रखना जिंक की वैलेंसी नेगेटिव में है, वो तभी सामने वाले एटम के साथ जुड़ते हैं
जब वो इलेक्ट्रॉन उन्हें देते हैं। जिनकी संयोजकता माइनस में होती है वो तभी दूसरे के साथ जुड़ते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन दे दे। तो यहाँ पर क्लोरीन ने जिंक से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। किसको लॉस हुआ? जिंक को। और लॉस का मतलब ऑक्सीडेशन, उपचयन। और अब यहाँ देखो उसको ऊपर बैठा है बेचारा रोता हुआ कि मेरे तो इलेक्ट्रॉन ले लिए वापस नहीं दे रहा। क्लोरीन ने क्या किया? ठीक है मैं जा रहा हूँ। क्लोरीन को ऊपर ने कहा जा भाई, तो कह रहे ठीक है मेरे इलेक्ट्रॉन दे के जा। तो जब यहाँ कॉपर बैठा है तो अरे बड़ा सुकून है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके ले रखे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके वापस आ गए क्योंकि क्लोरीन यहाँ से चला गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन का मतलब होता है उपचयन, अपचयन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे रेडॉक्स रिएक्शन के। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का एक छोटा सा लास्ट पॉइंट बढ़ता है कि कहीं पर भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है वो साथ ही साथ होता है, अकेले नहीं हो सकता। आप देख रहे हो उपचयन हुआ तो अपचयन भी हुआ, यानी रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। हवा में ये छूटेंगे नहीं, कोई इन्हें लेने वाला होगा, कोई डोनेट करने वाला होगा। ठीक है, हवा में आपके पास कोई आप दुकानदार में फेंक नहीं दोगे सामान, कोई लेने आएगा तभी दोगे। ठीक है, पैसे थोड़ी अरे उड़ा दिए, साथ दिए तो कोई बात नहीं, पी लोगे वापस। ठीक है, तो ध्यान रखना कोई देगा तभी कोई लेगा, देना लेना तो चलता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे, छोटी वीडियो आएगी।